बड़ा मशहूर हो गया एक बॉलीवुड की फिल्म के गाने के बाद कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो वो उसके बाद में वो आपको मुझको हमको सबको हमारे को घुट्टी पे लाके पिलाया गया। जलियांवाला बाग में हम लोग सारे के सारे टूट पड़ते हैं जनरल डायर के नाम पे, जबकि डायर ने सिर्फ ऑर्डर दिया था मारने का। मारने वाले तो हमारे अपने लोग थे ना। वकील साहब जो हैं वो तो खैर बड़े लोग हैं, वो तो पढ़ के आते हैं हार्वर्ड से, लेकिन भारत का जो ऑर्डनरी आदमी गाँव वाला वो था ना, हार्वर्ड से पढ़ करके आ रहा है। और जो नेताजी की डेथ की जितनी थ्योरियां थी उसमें सबसे वीक थ्योरी ये वाली थी कि कोई आदमी इसको सुनने को राजी नहीं था। 71 की वॉर, 65 की वॉर, 62 की वॉर, कारगिल वॉर, IPKF ऑपरेशन, व्हाटएवर, 47 का मिला दो, सब कुछ मिल इन सारों को अगर इकट्ठा भी कर दोगे ना, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सामने स्कूल की पिकनिक भी नहीं। भारत की एयरफोर्स में कोई अभी 700-800 जहाज हैं। डू यू नो हाउ मेनी प्लेन्स अमेरिकन हैड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर? अमेरिकन एयरफोर्स 42,000। माय गॉड। Hello guys, welcome to the Jay and Bharat show. Today we have with us Mr. Anuj sir. So thank you so much for joining us today on the show. It's a huge honor sir. Thank you so much. और सर जैसे आपने किताब लिखी इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, तो सर आपकी मोटिवेशन क्या रही है आपके इस जर्नी में? नहीं, मोटिवेशन कुछ नहीं। मैं जर्नलिस्ट था, मेरे को स्टोरी हाथ में लगी, स्टोरी करते 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 कि लंबी प्रोसेस है करके। बाकी मोटिवेशन वही है कि जैसे आप कोई भी, हम लोग जो नॉर्मल आदमी हैं, जो नॉर्मल देश में रहते हैं, वो सारे के सारे उनको जो भी नेशनलिस्ट बातें अच्छी लगती हैं। हर एक आपको, मुझको, सभी को भगत सिंह में, सुभाष बोस में इंटरेस्ट है। तो नथिंग मोर दैट, कोई कि आपने वही एक प्रोसेस चलती है। ऐसा नहीं था कि मैं कोई आज से 20 साल पहले सोच करके इसमें घुसा था कि मैंने ये करना है और कल को पॉडकास्ट होंगे तो जाके बात करूंगा। ऐसा कुछ नहीं था, वो एक प्रोसेस है, धीरे धीरे था। एक आप ये कह सकते हैं कि अपने सीधे मतलब स्वच्छ मन से मैं उसमें घुसा था, वो करते करते आगे प्रोसेस शुरू की। तो वो पूरा जो रास्ता जो चला है, जो ऊपर नीचे अप डाउन हुए हैं, वो मैंने कोई पहले से डिसाइड नहीं किया था। मैं उसमें बस घुसा था और मेरी इच्छा था, जानने की इच्छा थी कि ये रियलिटी क्या है, और जो इन्वेस्टिगेशन कर सका उसको मैंने लिख दिया। सर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके रीडर्स से? दिस इज वेरी वैलिड क्वेश्चन। किताब पढ़े पहले। किताब लोग खरीदते नहीं है। किताब खरीदे, किताब नहीं खरीदते हैं लोग, ठीक है ना। किताब नहीं खरीदेंगे तो फिर क्या फायदा किताबें लिखने का। और पहले तो बोलते थे कि किताबें आपकी मिलती नहीं है, क्योंकि पहले अमेज़न में उसमें लिंक नहीं था उसमें करके। अब तो लिंक अवेलेबल है, उसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं। राइट सर। फिर एकता कपूर ने सीरीज बना दी है, ठीक है, उसका नाम दूसरी फिल्म में भी आ गया, तो सब कुछ हो गया। तो उसके बावजूद भी अब ये कि ये किताब लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि ये जो मेरा वाला मुद्दा जो सुभाष बोस का है, उसको या इवन कोई शास्त्री वाले को, उसको एक बैठ करके समझाना मुश्किल है। मतलब खासकर टीवी की डिबेट्स होती है, वहाँ तो समझाने का मतलब ही नहीं थी। वहाँ पे 3-4 बाइट आपको मिलती है मुश्किल से, तो उसमें क्या बताएंगे इतने कॉम्प्लेक्स इशू को। ये जो पॉडकास्ट वगैरह है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम ज़्यादा होता है, तो यहाँ समझाने में आसानी रहती है थोड़ी ज़्यादा, लेकिन तब भी ये भी सफिशिएंट नहीं। तो जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे मालूम चलेगा। तो मेरी पहली एक्सपेक्टेशन यही है कि किताब लोग पढ़े, तो लोग किताब नहीं पढ़ते। सर मैं बात करना चाहता हूँ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स की, कि सर आपको क्यों लगता है कि दुनिया लाइक इतने बड़े इश्यूज हैं, लाइक सुभाष चंद्र बोस की डेथ ले लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री ले लीजिए, इंदिरा गांधी का लाइक जैसे एक टायरेंट रूल ले लीजिए, नेहरू को इतना आइडलाइज किया गया हमारी इंडियन हिस्ट्री में, गांधी को इतना आइडलाइज किया गया है। सर वे डू यू थिंक कि इंडियंस कहाँ गलत हो रहे हैं? पीपल डोंट केयर। आपको लगता है लाइक वो लोग बोलते हैं अरे क्या गड़े मुर्दे खाने की। आप पहला तो ये जयेश, उसके बारे मेरे बारे में कि मैं कोई वो तो समाज सुधारक तो हूँ नहीं मैं, और ना मैं कोई इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं मुझे दुनिया में क्या रहा मुझे नहीं पता। मैं एक छोटा सा अपना जो मैंने पढ़ा था कि इस इशू को, भी सुभाष बोस के बारे में देश को नहीं पता, और धीरे धीरे करके उसके अंदर मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिखाई दी, और उसका कनेक्शन बिल्कुल बहुत चीज़ों के साथ में है। और करते करते उसी में, क्योंकि शास्त्री जी का इशू भी उसके साथ जुड़ा हुआ लोग बोलते, तो वो साथ में बात खुल के आ गई। उसमें मैं यही बोल सकता हूँ, जो आपने हमारे पिछले सन 47 के बाद जो एक कट ऑफ पीरियड हमारे देश का माना जाता है कि ये मॉडर्न या पूरे भारत की हिस्ट्री में एक नया पीरियड स्टार्ट हुआ है कि 47 में आफ्टर 1000+ ईयर्स के बाद में हमारे लोगों के पास में पावर आ गई और कटाफटा भारत हमारे पास में आया, और तब से हमारी हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की शुरू मानी जाती है। तो उसके बाद से जो देश में जो नैरेटिव चलाया गया, हर एक कंट्री एक नैरेटिव होता है, हर एक कंट्री का अपना कि हम लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, एक नैरेटिव उनका। तो हमारे देश में एक नैरेटिव जो सेट हुआ है सन 47 में, उस नैरेटिव को, जो सरकारी नैरेटिव है या जो देश का डोमिनेंट व्यू है अपने बारे में, इस देश के बारे में कि हम लोग, आप, मैं कौन है, उसमें एक हिस्ट्री कंपोनेंट है।
उस नैरेटिव में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग, तो वो उसका विरोध करते आए हैं। लेकिन जो पहले के टाइम पे विरोध करते थे तो हम उस टाइम पे इतने एवेन्यूज़ नहीं थे, क्योंकि आप लोग तो अभी बहुत छोटी उम्र का, आपको नहीं मालूम होगा कि हमारी हालत क्या थी पहले, साल 95 से पहले हमने क्या दिन देखे कि राइट सर। टीवी नाम की चीज़ नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होता था, कुछ नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन चलता था, वो भी सरकार की बातें करता था। मैगज़ीन आती थी, मैगज़ीन बहुत कम लोग पढ़ते थे। तो जैसे आजकल के ज़माने में ये जो हम लोग आपस में बैठ के बातचीत कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, सेंसरशिप नहीं होती है, क्योंकि ये हो जाएगी, आज नहीं तो कल ये करवाएँगे, क्योंकि लेकिन अभी तो प्रॉब्लम ये है कि सारा का सारा सिस्टम जो है वो फॉरेन कंट्री से चलता है। राइट अगर सर। भगवान न करे ये इनके हाथ में चढ़ जाए तो ये तो इसको दबा देंगे। पहली बात तो अलाउ ही नहीं करेंगे आपको, मेरे को ये करने के लिए। तो वो बिल्कुल तो उसमें क्या है कि आजकल वो वही जो नैरेटिव को लोग अपोज़ करते थे, आजकल वो खुल करके डिस्कशन मेनस्ट्रीम हो गई है और खुल करके उसको बात को करा जाता है। तो उसमें अलग-अलग पहलू आते हैं। तो पॉलिटिकल लेवल में एक जो नैरेटिव जो हमारे कंट्री पे डाला गया था, जो बड़ा मशहूर हो गया एक बॉलीवुड की फ़िल्म के गाने के बाद कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो वो उसके बाद में वो आपको, मुझको, हमको, सबको, हमारे को घुट्टी पे ला के पिलाया गया। और वो हमारे देश का बेसिक कोर नैरेटिव है कि आप सारी बातों को कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन ये नैरेटिव है जो आपको हर जगह, आप कोर्ट में जाएँगे तो पीछे गांधी जी की फ़ोटो लगी होती है। वो बात दूसरी कि महात्मा गांधी ने सच झूठ बहुत बोला थी दुनिया दिस इज में। एक्चुअली वेरी शेमफुल। मैं खुद से कोर्ट्स आता हूँ, आई कैन शेयर माय एक्सपीरियंसेस लाइक वेदर इट्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लाइक जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वहां पे गांधी की इतनी बड़ी फोटो लगी होती है। आई एम लाइक व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? सीरियसली अगर देखा जाए बुरा हाल है सर, क्योंकि देखा जाए अब तो। मुझे उससे प्रॉब्लम ये है कि गांधी जी की बहुत सी हरकतें ऐसी हैं कि वो उसको आप आइडियल नहीं बना सकते उस चीज़ का। ही इज जस्ट नॉट एन तो आइडल। उनका उनका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सुभाष बोस पे जासूसियाँ होती थी, ब्रिटिश इंटेलिजेंस की, ठीक है? राइट सर। वो रिपोर्टें इनको दिखाते थे, बापू को। तो जब बापू बैठ के ब्रिटिश रिपोर्ट देख रहे हैं, आईबी की रिपोर्टें सुभाष बोस के बारे में, तो आप उनको कैसे, आप उसको उनकी फ़ोटो को लगा के, तो वो कोई, तो मुझे मुझे उससे मुझे तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत से लोगों को जैसे ये जो नैरेटिव है सरकार का, उससे प्रॉब्लम है और वो लोगों ने इस बात को अपोज़ किया है। लेकिन अब ये हो गया कि पिछले ख़ासकर कुछ सालों से, और जब से ये सोशल मीडिया जो आ गया है और हम लोग, आप लोग बात कर सकते हैं खुल करके, तब से ये नैरेटिव जो है मेनस्ट्रीम में आ गया और उसकी लड़ाई चल रही है। तो वीडियो पिछले में 5-7 साल से इस पूरे देश वीडियो में, में मतलब आप कह सकते हैं कि आपस में लोग लड़ रहे हैं, या उनकी, मतलब उनकी आपस में जो मानसिक तौर पे जो लड़ाई चल रही है कि इस नैरेटिव को चेंज करो। तो मेरा मानना ये है कि वो जो नैरेटिव चेंज करने की लड़ाई है, जब तक ये सुभाष बोस का सच्चाई बाहर नहीं आएगी या ये कंपोनेंट उसमें नहीं डाला जाएगा, तो ये नैरेटिव की लड़ाई जो है वो वैसी की वैसी रहेगी। मेरा एक सवाल था सर। सर जैसे आप सबको पता है कि सुभाष चंद्र की जी की डेथ एक फेक न्यूज थी सर। आप सर किन लोगों को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करेंगे? आंसर आप ये भी बताना चाहेंगे उनका क्या मोटिव हो सकता है ये चीज करने के लिए? नहीं, मोटिव का ऐसा होता है कि देखो, ये आप खुद वकील हैं, तो बनने वाले हैं, वकील बनने वाले हैं, तो उसमें वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं। यस सर। मुझे मोटिव जानने से पहले मुझे वो देखना पड़ेगा कि ऑफिशियल नैरेटिव ठीक है कि गलत है। पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि सरकारी जो जो राइट सर। वर्जन ऑफिशियल जो हमने इतिहास में पढ़ा कि उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। तो तो वो जब मैंने स्टडी किया तो मेरे को लगा कि वो नैरेटिव ठीक नहीं है। तो उसमें जो मैंने किताब का नाम जो लिखा है कि इंडियाज़ बिगेस्ट कवर अप, कि भारत सरकार जो है उसको दबा रही है उस इशू को। वो शुरुआत किसी और टाइम पे और जापान में हुई थी। वो कहानी प्लेन क्रैश की जो नकली स्टोरी प्लांट की गई है, वो सुभाष बोस ने ही प्लांट करवाई थी ताकि वो वहाँ के बच के भाग सके, क्योंकि ये घटना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है, मैंने भी नहीं देखा, हमारे भी पैदा होने से बहुत पहले का, लेकिन शायद हम लोग थोड़ा क्लोजर हैं टाइम के, तो हम समझ सकते हैं। आप लोगों को शायद तो समझ में नहीं आया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या था। तो उस ज़माने में सुभाष बोस राइट। ने, उन्होंने कुछ किया करते करते करते, लेकिन जो ऑन द होल जा रहा है कि जो सच्चाई जिस पूरे केस की है, वो भारत सरकार एज ए होल बाहर नहीं देना चाहती। शुरुआत इसकी पंडित जी के टाइम से हुई थी कि पंडित जी ने इसको केस को दबाया है। लेकिन अब पंडित जी को तो मरे 50-55 साल हो गए, तो पंडित जी को थोड़ा ना हम लोग ब्लेम करेंगे आज तक। तो उसके बाद भी और राइट। गवर्नमेंट्स भी आ रही हैं करके, तो वो इस केस को दबाया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेरी किताब का नाम भी है जो आपने लिया, बिगेस्ट कवर अप, कि सरकार ने इस केस को दबाया। तो मैं उस मामले में सरकार के विरोध में बात करता हूँ। सर कैन यू पिन पॉइंट एनी पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व्ड हेवली तो मैंने आपको जिसने ये बोला चीज ना कि करवाई पंडित हो? जी का नाम ले रहा हूँ कि पंडित जी ने एक बार अक्टूबर में बोल दिया कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ होगी, तो उसके बाद में ये लोग, देश के लोग और खासकर जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनका ये धर्म बन गया और ये हिस्टोरियंस का धर्म बन गया कि वो साबित करना उसको।
आप चीज़ों को छुपा रहे हैं, तो फिर वो उसके बाद में, लेकिन इशू ये है कि सिस्टमेटिकली पूरी सिस्टम ने दबाया उसको, तो ऑफिशियल कवर अप का उसको मैं दर्जा देता हूँ। तो उसमें अब उसमें तो आज के ज़माने में तो अब ये तो बीजेपी का नाम भी आएगा ना, कि बीजेपी ने भी उस केस को कौन सा खोल के दिखा दिया, तो कवर अप में राइट ये भी इंक्लूड हो रहे हैं, कवर अप में इनका नाम भी आ रहा है कि इन्होंने भी वही राइट काम सर करा कि जो कांग्रेस ने किया था, वही ये भी इसको नहीं बता रहे इशू। तो वो कहानी तो सिस्टमेटिक एक पूरा एक बिल्कुल सर आपको इतिहास में थोड़ा जाना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो आपको तो पता है, आप तो वकालत कर रहे हो कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जिसको इंडिपेंडेंस डे हम लोग डेफिनेटली सर कॉमन भाषा में बोलते हैं, लेकिन वो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। और उससे पहले की कहानी ये है कि देश में जो राज करते थे अंग्रेज, जो करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे देश में, और रिप्रेजेंट भी ऐसे करते हैं कि मतलब यहाँ पे वो कोई और भाषा इस्तेमाल करते हैं, हमारे देश के जो बड़े लोग हैं, और यही लोग लंदन में जाके कोई और भाषा इस्तेमाल करते हैं। वहाँ जाके तो अंग्रेजों की तारीफ करो, और यहाँ पे आके अंग्रेजों की गालियाँ दो उनको बैठ कर, क्योंकि बड़े हमके लूट के खा गए, बड़े जालिम किस्म के लोग थे, ये था वो था ये था, और लंदन में जाकर के उनके मक्खन लगाओ कि सब हमारा बच्चे को भी यहाँ सेटल करवा दो। तो ये हमारे यहाँ एक डुप्लीसिटी चल रही है। उसका कारण ये है कि जैसे कि आजकल मैंने बहुत जगह देखा, और ये ट्विटर फेसबुक पे लोग डालते हैं चीज़ों को, और वो बोलते हैं कि सब ब्रिटिश पुलिस ने या ब्रिटिश लोगों ने मार दिया इंडियंस को यहाँ पे आकर के, जैसे हमारा जलियांवाला बाग की बात कर लीजिए आप। राइट सर तो जलियांवाला बाग में हम लोग सारे के सारे टूट पड़ते हैं जनरल डायर के नाम पे, जबकि डायर ने सिर्फ ऑर्डर दिया था मारने का, मारने वाले तो हमारे अपने लोग थे ना। अब इनको बिल्कुल तो आप लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद में इनको तो आपने पेंशनें दी उठा करके, तो आपका उसमें आपका भी फॉल्ट है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने भी खूनियों को आप लोगों ने क्यों रोटियां खिलाई इनको बैठ करके इंडिपेंडेंस के बाद, क्यों पेंशन दी आप लोगों ने राइट उनको, तब आपने तूने क्यों नहीं उनको आपने लपेटे में लिया 47 में। और ये हर फ्रीडम फाइटर का ये हालत है। और जैसे कि मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे जितने मारकाट के काम होते थे, जो छोटे मोटे काम, वो हिंदुस्तानी करते थे अंग्रेजों के लिए, और वो सारे के सारे जो थे, चाहे वो सिविल में हो, इंटेलिजेंस में हो, और खासकर फौज वाले तो उनसे बड़ा कोई अंग्रेजों का पिट्ठू था नहीं कोई ज़माने में, ये नंबर 1 उनके पिट्ठू थे अंग्रेजों के। इन्हीं को आप लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद में देश का रूलिंग क्लास बना दिया, तो पूरा इकोसिस्टम बन गया इस देश के अंदर 47 के बाद से, जो जिस निगाह से अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखते थे, हमारे देश की जो ऊपर की जो रूलिंग जो एलीट क्लास है, साहब लोग हैं हमारे, वो भी उसी निगाह से देखते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आप इस इशू को नहीं समझ सकते जब तक आप उस आयाम से बाहर ना निकले। अगर आप यही सोचते राइट रहें सर कि साहब हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसमें एक बड़ा गंदा आदमी था, हिटलर था, उसको मारना था, तो आप ये समझ लें कि हिटलर को अंग्रेज मारे तो समझ में आता है, लेकिन हमारे को जो खुद गुलाम कंट्री है, पहले हम किस बात पे उछल रहे हैं वहाँ जाकर के। बिल्कुल हमको तो अपनी कंट्री को फ्री करना ना, पहले पहले अपने घर में रोटी खाऊंगा, फिर मैं आपकी जिंदा करूंगा। तो इस तरह की अजीबो गरीब से ये कहानियां फ्लोट करते रहते हैं, और अंग्रेजों के हिसाब से दुनिया की हिस्ट्री को इंटरप्रेट कर रहे हैं, और सेलेक्टिवली कर रहे हैं। जब इनको सूट करेगा तो गाली देते हैं, क्योंकि साहब वो तो लूट के खा गए, हमारा कोहिनूर लेके चले गए। और आपको ये बताएंगे नहीं कि जब इंडिपेंडेंस के बाद में रानी जी की शादी हुई है, रानी माँ की, तो उन्होंने उसको हीरे गिफ्ट किए, तब कहाँ थे आप लोग। तो ये बिल्कुल एक बड़ा अजीब सी कहानी है, जिसको समझाना बड़ा मुश्किल है, खासकर आपकी मतलब यंग जनरेशन के लोगों को। और उसका मेन मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाने में अंग्रेजों की जो मेन मेन उनके उनके गुर्गे थे यहाँ पे, वही गुर्गे इंडिपेंडेंस के बाद में इस देश के रूलिंग क्लास और एलीट में आए हैं। वो ठीक है, मंत्री कांग्रेस के लीडर बन गए, उनको आप फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, इंटेलिजेंस के लोग हो गए, मिलिट्री वाले हो गए, वो सारे के सारे अंग्रेजों के वफादारों का ही कुनबा था। तो वही इकोसिस्टम डेवलप हुआ, वो इकोसिस्टम में वही आपके एकेडमिक्स आ रहे हैं करके। अब जैसे एकेडमिक्स में आपको मेन चीज़ क्या है कि हर एक आदमी जो प्रोफेसरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसका सपना क्या होता है? सपना है कि भैया कोई अमेरिका लंदन में कोई मेरे को नौकरी मिल जाए, वहाँ मेरे को डिपोटेशन मिल जाए, कुछ हो जाए। तो सारे के सारे उसी चक्कर में लगे हुए। कभी आप तो राइट दिल्ली में सर आ रहे हैं, दिल्ली में आकर के एक बार अभी किसी ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने देखना कैसे लाइन लगती है, लोग जैसे मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं ना भिक्षा लेने के लिए, वैसे लाइन लगती है वीजा के लिए। तो उस तरह की हालत है। तो ये प्रॉब्लम है, तो वो उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि हिस्ट्री को और ये समझना पड़ेगा कि तो जब आप सुभाष बोस की कहानी को बाहर निकालेंगे, तो ये सारी चीज़ बाहर निकल के आएगी। बिल्कुल सर तो
सर जैसे मुखर्जी कमेटी, आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि जब भगत सिंह के खिलाफ में गवाही किन लोगों ने दी थी। राइट सर, भगत सिंह को तो सर मरवाए गांधी ने था, अगर देखा जाए। उनके पोते पोतियां क्या कर रहे हैं आज के दिन, तो सारे साहब लोग हैं। दिल्ली का फेमस मॉडर्न स्कूल है, मेरे दोस्त मॉडर्न स्कूल से पढ़ के निकले बहुत सारे, ठीक है। मॉडर्न स्कूल का जो फाउंडर था वो भगत सिंह के खिलाफ में गवाही देके आया था। क्या बोलेंगे आप? इट इज मैटर ऑफ शेम, ऑफ कोर्स इट इज मैटर ऑफ शेम, लेकिन बोले सर जैसे यस सर आई गेट दैट। सर जैसे मेरा एक सवाल है, जैसे सर मुखर्जी कमेटी है सर, इसकी रिकमेंडेशंस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट क्यों नहीं किया? व्हाई डू यू थिंक कि इन्होंने एसआईटी कमेटी नहीं बिठाई इस चीज के ऊपर? पहले एक्सप्लेन कर दें। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट, जब मुखर्जी की इंक्वायरी चल रही थी 2005 में, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, पिटीशन मैंने फाइल करी वकील को लेकर के, और उनको मैंने बोला कि भारत सरकार उनके काम में रोड़े अटका रही है और काम नहीं करने दे रही है। तो उस टाइम पे जस्टिस लाहौटी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर में तो कुछ लिखा नहीं, बस एक लाइन में बोल दिया डिसमिस है, लेकिन वर्बली जब सुप्रीम कोर्ट में बात हुई तो उन्होंने बोला था कि कितने साल तक इंक्वायरी करते रहो। तो वो सुन के मुझे बड़ा झटका लगा कि इस तरह की भाषा जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई जज इस तरह की लैंग्वेज यूज कर सकता है। वो उनके साथ में जज बैठे तो उन्होंने बोला था कितने साल इंक्वायरी करो, 3 लोग की बेंचेस होती है। तो उसको देख के दिखा रहा है कि उनका इतना सिनिकल माइंडसेट है। और इसी देश में आप एक मुझे याद है कि कोई केरला में केस हुआ था, केरला हाई कोर्ट में आया था, और उन्होंने 40 साल पुराना केस नक्सल किसी का खोल दिया। तो आतंकवादियों के लिए तो आप लोगों के दिल में सारी श्रद्धा है, आप सारे दुनिया जहान भर के आप जुमले उठा के ले आते हो, खासकर यूरोप अमेरिका से। जैसे आजकल भी मुझे एक प्रॉब्लम है कि जो कंस्ट्रक्ट्स या जो चीज़ें यूरोप अमेरिका में चलती हैं वो भारत की परिस्थिति से वो कहाँ से मिला रहे हैं उनको, मतलब जो चीज़ अमेरिका में जो वहाँ पे आइडियल्स हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, या वहाँ पे जो आइडियल्स हैं चीज़ों के, उनका हमसे क्या लेना देना, हम कहाँ और वो कहाँ पे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब आप साहब लोग हैं, आप लोग अगर वकील साहब जो हैं वो तो खैर बड़े लोग हैं, वो तो पढ़ के आते हैं हार्वर्ड से, लेकिन भारत का जो ऑर्डिनरी आदमी गांव वाला वो था ना हार्वर्ड से पढ़ करके आ रहा है। तो वो प्रॉब्लम आ रही है कि उन कंट्रीज में चल रहा है वो तो 40-100-150 साल की उनकी प्रोग्रेस के बाद में वो स्टेज तक पहुंचे। यहाँ हमारा आधा कंट्री अनसिविलाइज्ड है, यहाँ लठ लोग निकाल लेते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो कहाँ पे आपको इम्पोज, तो एक अलग अलग विषय। जो आपने सवाल पूछा कि मुखर्जी कमीशन के बारे में, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था और उन्होंने मेरी पिटिशन को उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद से मैंने कान पकड़ ली कि मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, बिकॉज आई डोंट एग्री विद द, उन्होंने लिखा भी नहीं कोर्ट के जजमेंट में, सिर्फ एक लाइन में बोल दी कि जाओ, जो गवर्नमेंट कर रही है वो ठीक कर रही है। अगर गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक है तो आप तो बाकी में क्यों आप उंगली करते, फिर आप जो कर रही है गवर्नमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट। तो दैट इज आई हैव अ वेरी सीरियस डिसएग्रीमेंट विद द कोर्ट्स ऑर्डर व्हिच वाज गिवन इन माय केस। तो आई स्टॉप सर, आप लिखा भी नहीं तो मैं क्या आंसर दूं उसमें, कोई लिखते तो समझ आता, एक लाइन में लिख दिया उठा करके। जैसे अभी नूपुर शर्मा वाले केस में हुआ था कि पहले आप उसको भाषण सुना दिया आप लोगों ने और लिखा नहीं आपने ऑर्डर में, लेकिन अब ये सोशल मीडिया था तो लपेटे में आ गए जज साहब, लोगों ने पकड़ लिया कि आप भाषण तो दे रहे हो लेकिन आप जस्टिफाई करो इस चीज को। एक चीज आपकी क्योंकि आप, मैंने कहा ना वकील आप बनना चाहते हो, बन रहे हो, तो आपको जो मेरी समझ है, जो मैंने उठना बैठना किया है, देखिए होता क्या है कि एक मेरे पास में पानी का गिलास है, वो पानी का गिलास जो है आधा खाली है, तो और अगर मैं आपके पास लेकर आ जाऊं कि भैया ये क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप 50 किताबें निकाल, आपके पीछे दीवार पे किताबें लिखी होंगी 1000 और 1000 कोर्ट के जजमेंट होंगे, उसमें से आप 4 जजमेंट निकाल के साबित कर दो कि ये गिलास जो है आधा खाली है। आधे घंटे बाद आप ये साबित कर दो कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, उसके फेवर में आप आर्गुमेंट निकाल दो। तो दुनिया में हर चीज के फेवर में अगेंस्ट में आर्गुमेंट आपको मिल जाए, लाखों आपके जजमेंट्स हैं, तो जिसकी जो मर्जी था घुमाते, जो श्रद्धा करके, बाकी जैसे ये इशू करके। सर एंड सर सिमिलरली क्या आपने मोदी गवर्नमेंट को रीच आउट किया है फॉर इन्वेस्टिगेशन इन द डेथ्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड लाल बहादुर शास्त्री सर? नहीं, मोदी जी को हम लोगों ने प्रधान ये नेताजी वाले केस में रीच आउट किया था जब वो डायरेक्टर जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये जो फाइलें बाहर निकली हैं इतनी सारी, हम लोगों ने सूचना के अधिकार में चंद्रचूड़ घोष और मैंने और हमारे दोस्तों ने मिलकर के हमने मुहिम चलाई 2005 के आगे से, हमने वेबसाइट बनाई, ये क्या वो क्या, बहुत पापड़ बेले हम लोगों ने दुनिया भर में। उसके बाद में हमारी वजह से मनमोहन सरकार ने 1000 के आसपास फाइल रिलीज करी। फिर हमने और भी बहुत काम किया करके फिर मोदी सरकार ने ये जो आज फाइलें निकाली, जो सारे टीवी में दिखाया गया करके, पूरी पब्लिसिटी हुई उसकी करके हुई,
तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे और मेरे दोस्त और हमारे लाइक माइंडेड लोग, क्योंकि हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दी, तो जो आप नेताजी को लेकर के आप देख रहे हैं कि उनकी मूर्ति लग रही है या उनका नाम लिया जा रहा है, मीडिया में खबरें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये सारा का सारा जो चेंज आया है नैरेटिव में, या सुभाष बोस का जो नाम आता, उसका पूरा दामोदर हम लोगों के, मेरे दोस्त और हमारे सर पे, कि हमने ही 2005 से एक काम करना शुरू किया इस बात को लेकर के, और धीरे 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 हमने उसको बिल्डअप किया पूरे केस को। उससे हमने मतलब एक पूरा मुहिम स्टार्ट करी, करते 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 उसमें और लोग जुड़ गए, उन्होंने अपना काम किया। तो उसी वजह से जो आज जो नेताजी को लेकर के जितना नाम होता है, वो करवाने में हमारा सबसे बड़ी भूमिका है। शास्त्री वाले केस के अंदर मैंने किताब लिखी, क्योंकि वो विवेक अग्निहोत्री जी ने मुझसे पूछा था उसके बारे में, और मैंने उसके बारे में थोड़ी स्टडी की थी, क्योंकि वो लोग कहते हैं, खासकर शास्त्री जी के परिवार के लोग कहते हैं कि सुभाष बोस की जो कहानी है उसमें शास्त्री जी का एलिमेंट है, कि शास्त्री जी चाहते थे कि ये सच्चाई बाहर निकल के आए, लेकिन और कुछ लोगों ने उसके शास्त्री जी के जो खासम खां से एलिगेशन भी लगाया था कि उनके मरने का लिंक इसके साथ में, जो भी ताशकंद में हुआ सुभाष बोस के साथ में, वन वे और दी अदर। तो उसके अंदर भी मैंने सूचना के अधिकार वगैरह में कोशिश करी है, हाईलाइट किया फिल्म के बाद कुछ हुआ करके, लेकिन सरकार ने उस पर कुछ कोई एक्शन तो उस पर तो नहीं लिया। तो शास्त्री केस तो ठप पड़ा हुआ है, उस पर कुछ नहीं। सर आपके पर्सनल रिसर्च के बेसिस पे आप क्लेम करते हैं, आई थिंक विच इज प्रीटी मच ट्रू, कि सुभाष जी इनकॉग्निटो मोड में, या फिर बेसिकली देखा जाए मेरी तो देखो, ये जब मैं रिसर्च की आप गुलामी बाबा के नाम से रिसर्च की आप जब बात कर रहे हो, रिसर्च का होता है कि जो क्लेम करते हैं हम तो रिसर्च है, तो हम फैक्ट के बेस पे काम करें। जैसे आप राइट वकील सर, हो, आप कोर्ट में जाएंगे तो फैक्ट के बेस पे आर्गू करेंगे। यस सर, इस पूरे केस में बहुत लीगैलिटीज है, क्योंकि इसमें कोर्ट केस है बहुत सारे, हाई कोर्ट्स के फैसले आए हैं, और उसमें से 2-3 हाई कोर्ट के बहुत अच्छे जजमेंट्स आए हैं इस केस में, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अच्छे नहीं आए, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट अच्छे आए। तो उसमें ये है कि उसमें जो सरकारी ऑफिशियल व्यू है कि प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, वो सब्सटेंशिएट नहीं हो रहा है। फिर दूसरा व्यू निकल के आता है कि साहब उनको रूस में थे, वो इंडिया में नहीं, वो तब वो प्लेन क्रैश में नहीं थे, उसके बाहर कहीं थे। तो रूस में हो सकते हैं, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है, उसके बारे में रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस की, या लोगों ने टेस्टिमनीज दी हैं, जिन टेस्टिमनीज को मैं मानता हूँ कि वो विटनेस जो थे झूठ नहीं बोल रहे थे, कम से कम मेरा तो मानना ये है लेकर के, ये और लोगों राइट ने इधर उधर दावे किए हैं। तो ये लोग ये बोलते हैं कि उनको वहां मरवा दिया पंडित जी के कहने पे स्टालिन जो था रशिया का डिक्टेटर था उस टाइम पे। राइट सर, वो कहानी ऐड नहीं हो रही है, बिकॉज स्टालिन जो था पंडित जी का पसंद नहीं करता था उनको करके, राइट और सर, सुभाष की पहले मदद कर चुका था, पहले उससे पहले भी सन 41 में, तो उनके मरने का सबूत वहां नहीं मिल रहा है। तो ये एक कहानी है गुमनामी बाबा के नाम से जो मशहूर हुई है, वो 1985 में पहली बार निकलती है उनके मरने के बाद। तब मीडिया ने उनका नाम वहाँ पे गुमनामी बाबा रख दिया, उस साधु का, जो किसी को दिखता था नहीं, अंदर छुप करके घर में रहता था करके, और बहुत कम लोग उससे चुपचाप मिला करते थे। तो उस पे उस जमाने में कुछ लोकल इंक्वायरी करी जर्नलिस्टों ने उस जमाने में, और उसमें से अशोक टंडन जी अभी हैं हमारे साथ में, वी एन अरोड़ा जी हैं, और जो चले गए हैं उसमें कौसर हुसैन और निर्मल निवेदन, वो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन ये दोनों हमारे बीच में हैं। तो ये 4-5 लोगों ने मिल करके, उसमें बहुत और लोगों ने लिखा था, लेकिन इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो उस टाइम पे वो स्टोरी बच गई, लेकिन 87 तक खत्म हो गया मामला। वो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, कोई इंटरनेट तो था नहीं जमाने में, न्यूज़ तो थी नहीं, तो ये इनका एफर्ट जो है वो फेल टाइप, मतलब वो नहीं खत्म हो गई स्टोरी। इसको फिर मैं हिंदुस्तान टाइम में नौकरी करता था 2001 में, तो मैंने जाकर के इसको रिवाइव किया, और पहली बार ये गुमनामी बाबा की जो स्टोरी है 2001 से पहले लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में, टू बी वेरी फ्रैंक, सिवाय जो बहुत थोड़े लोग जो रहते हैं लखनऊ यूपी के साइड के, उनकी मेमोरी में होगा, बाकी किसी को नहीं मालूम था। तो लेकिन हाँ, और मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली, जब मैं जो चीज़ ज़्यादा, मतलब जैसे मैं लोग एग्जांपल देता रहता हूँ कि जिस सेल फोन को आप आज यूज़ कर रहे हैं, 4 साल बाद आपका बहुत अपडेट हो जाता है। तो उसी तरीके से गुमनामी बाबा की स्टोरी भी जो 85 में लोगों ने, मीडिया ने छापी थी, 2001 में जो मैंने फाइल किया उसका अपडेट बहुत ज़्यादा आगे में चला गया उसके अपडेट, क्योंकि मैं नई बातें निकालूंगा ना, मैं वही बात नहीं बोलूंगा जो कि वो बोल रहे थे। तो उसके बाद से ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है पब्लिक डोमेन में मतलब आ गया, इंटरनेट में, और पूरी दुनिया में फैल गया, करते करते लोग तब भी नहीं मान रहे थे। उसके बाद में फिर एक के बाद अलग अलग किताबें में आई करके, और फिर हम लोग का ग्रुप बन गया करके, उसमें फिर हमारा ग्रुप बना मिशन नेताजी, उसमें और लोग थे और दोस्त बने बहुत सारे, और चंद्रचूड़ और मैंने, हम दोनों ने मिलकर के रिसर्च हमने ज़्यादा करी, और लोग ने भी हिस्सा लिया, लेकिन हम दोनों के नाम से किताबें आती है, हम लोग ज़्यादा सबसे आगे हैं करके। तो वो पूरी कहानी को, जैसे गुमनामी बाबा की कहानी को है पूरी, उसको हमने ठोक बजाया, फिर से देखा, फिर वहाँ वापस गए, फिर लोगों से मिले, फिर
डॉक्यूमेंट को देखा, फिर ये चेक की, मैंने चेक किया, चंद्रचूड़ ने चेक किया, शांतन ने चेक किया, मतलब अलग अलग लेवल पे हमारे अलग अलग दोस्त जितने हैं हमारे, विशाल हो गया, सब लोग, हम लोगों ने हर एक लेवल पे चेक किया। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे आज बैठ के बात कर रहा हूँ 10-15 मिनट में, तो आपको नहीं मालूम चलेगा कि मैं जितना 10-15 मिनट में कितना, लेकिन और अगर मैं झूठ भी बोलूंगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे, मान लीजिए। लेकिन मान लीजिए आप मुझे आने वाले 10-15 साल तक मेरे को जानते हो, तो आपको मालूम चल जाएगा 2-3 साल के बाद में कि ये आदमी जो कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है। तो मैं राइट। उन लोगों को, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, गुमनामी बाबा के प्रकरण में इन्वॉल्व हैं लोग, जो उनसे मिला करते थे या जिन्होंने उनके बारे में खबरें करी हैं, हमारे टंडन जी हैं, हमारे अरोड़ा जी हैं, बाकी लोग हैं, मैं उनको पिछले 20-21 साल से जानता हूँ। मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त जानते हैं, बार बार उनसे मिलते हैं, कभी 1 साल 2 साल 4 साल बाद मुलाकात होती है, कईयों से रेगुलर कॉन्टेक्ट होता है करके। तो वो सारे के सारे 100% क्रेडिबल आदमी है और 100% वो सच बोल, किसी के यस। झूठ बोलने का मोटिव कोई दिखाई दे नहीं रहा करके, और उसमें और भी प्रूफ है करके। लेकिन ये करके हमने ठोक बुझा करके अब जो है इस स्टेज पे हम आ गए कि अब हम लोग कुल्लम कुल्ला कहते हैं कि यही कहानी सच है और वो भारत में थे, और उसके साथ जो भी आगे की कहानी है, बट वो मैं कंफर्म करता हूँ। लेकिन मैंने आपको जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ करने के पीछे लॉजिक और रीज़न है और एविडेंस है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई मेरे को किसी ने बोल दिया और कर दिया। इनफैक्ट आजकल कुछ लोग फ्लोट करते हैं कि आप सेंसेशन के लिए बात बोल रहे हो। राइट मुझे सर। कोई पागल कुत्ते ने काट खाया कि मैं सेंसेशन के लिए ऐसी ऐसी स्टोरी पर, कि आज आपको लग रहा है कि गुमनामी बाबा की स्टोरी की आज फिल्म बन गई है, उस पर नाम हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि बड़ी अच्छी है। लेकिन जब 2001 में जब मैंने इस पर बात करनी शुरू की, लोग मुझे पागल समझते थे, और हमको तो 2015 तक लोगों ने हमको घास निकाली है। हमें तो इतना, हमने इतनी जलालत देखी है, और हमसे पहले टंडन जी ने कितना, इन्होंने कितना जलील हुए ये लोग इस बात पे कि लोग मानने को, सुनने को राजी नहीं होते थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं 2001 में जब मैं आया और मैं हिंदुस्तान टाइम्स का एम्प्लॉय के नाम से काम कर रहा था, उनका एम्प्लॉय था, तो हिंदुस्तान टाइम्स की बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, इतना बड़ा न्यूज़पेपर है, बिल्डर जी उसके मालिक जी थे, सर। छोटा मोटा चीज़ नहीं थी करके। तो उसके बिहाफ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पे आती है, हम लोग उसमें लिखें और वो बात करें। तो उस पर जो लिखा किया और उसको ठोक बजा करके चेक किया। और आप ये कह सकते हैं कि जो भी आदमी किसी घोड़े की रेस में जाता है, अगर आप उसको उस सेंस में देखें, तो वो पैसा उसी घोड़े पर लगेगा जो घोड़ा जीतने वाला होता है। और जो नेताजी की डेथ की जितनी थ्योरियां थी, उसमें सबसे वीक थ्योरी ये वाली थी कि कोई आदमी इसको सुनने को राजी नहीं था। इसको आप डिस्कशन तो बाद में करेंगे, कि मैं आपसे बैठ के डिस्कशन कर रहा हूँ कि प्लेन क्रैश हुआ कि नहीं हुआ, तो एटलीस्ट आप और मेरे बैठ से बातचीत करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी वो तो रशिया मार दिया, तो भी लोग बातचीत करने को राजी थे, लेकिन गुमनामी बाबा की बात सुन करके कोई बात करने को राजी नहीं था। ये तो बेकार की पागलपंती की स्टोरी है, क्या करना है सब। तो मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं उठा के सबसे घटिया घोड़े पैसे लगा रहा हूँ, अगर मैंने धंधा ही करना होता। बिल्कुल सर। लेकिन मेरे को ये लगा 2001 में जब मैंने अपना इन्वेस्टिगेशन करा, जो भी मैं पत्रकार के तौर पे कर सकता हूँ, मेरे को लगा कि नहीं, इस केस में क्रेडिबिलिटी है। और ये, तो वो फिर कन्विक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फिर मेरा, चंद्रचूड़ का, बाकी लोगों का। चंद्रचूड़ मेरा कोई लंगोटिया यार थोड़ी ना कि हम लोग बचपन से इकट्ठे थे और हम लोगों ने स्कूल से प्लानिंग कर ली कि हम ये करेंगे। तो बाद में मेरा 2005 के बाद हमारे कॉन्टेक्ट में आया, तो ये पढ़ के कॉन्टेक्ट में आया। उसका भी पहले विचार था कि स्टोरी बकवास है, मेरा भी विचार था स्टोरी बकवास है, जब मुझे नहीं था इसके बारे में। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करते 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 और क्रॉस चेक करके ठोक बजा करके आज उस स्टेज पे हम आ गए कि दुनिया माने ना माने, हम लोग छाती ठोक करके बोलते हैं वही थे। और उसके रिस्पॉन्स में आप ट्विटर व्विटर में गाली दे सकते हैं हमारे को, ज्यादा हिम्मत है तो सामने की बात कर लो। हाँ लेकिन टाइम देना, मतलब ऐसा नहीं, मतलब टाइम नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। अगर आप मुझे कॉर्नर कर दोगे, बोलो अभी बता क्यों निकल के नहीं आया, तो भैया एक लाइन में तो आंसर मैं आपको दे सकता है। लेकिन राइट सर। आप एक डिसेंट कन्वर्सेशन कीजिए, आप बैठिए, बात कीजिए, मैं आपको विश्वास करा दूंगा कि ये सच्चाई है। सब बेसिकली तुमसे क्रक्स बात कही है कि लोगों को विश्वास नहीं होता कि इतना महान आदमी जिसने बोला कि हाँ, तुम मेरे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो सीक्रेटली लाइफ बिताए फॉर सो लॉन्ग। पहली बात मैं आपको बताऊं कि वो खून तो मैं आजाद दूंगा, वो तो एक डायलॉग फेमस हो गया। उसके अलावा सुभाष बोस राइट की सर। लाइफ में उससे बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं लाइफ में। डेफिनेटली सर। एक तो एक आपकी जनरेशन को, मतलब आप ही के, मेरी भी जनरेशन को सोचना चाहिए कि देखिए ऐसा होता है ना कि समय के साथ में हम लोग कैमरे के सामने बहुत खुल के बोलते हैं। जैसे आजकल के वीडियो आप बनाते हैं यूट्यूब में तो बड़ी क्विकली होता है, सब कुछ होता है। लेकिन आप 10 साल पहले की वीडियो उठाएंगे तो लोग थोड़ा सा रिस्ट्रेन होकर बोला करते थे। आप 40-50 साल पहले की अगर उठाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में, तो आपको बड़े रिस्ट्रेन लोग दिखाई देंगे ना, दे वुड भी। अब जैसे आप चार्ली चैपलिन की बात किया जाए, चार्ली चैपलिन की फिल्में देखेंगे तो अटक अटक के चलती थी उस जमाने में फिल्में करके, तो आपको लगेगा तो कार्टून आदमी है। चार्ली चैपलिन कार्टून नहीं था भैया,
राइट सर। चार्ली चैपलिन का मेरा मुंह मत खमाना, आपके जितने बड़े बड़े फिल्मों के हीरो हैं ना, उनकी लाइफ स्टाइल उसके सामने कुछ भी नहीं थी उसके सामने। वो ऐसा एक नंबर का हाई लेवल का आदमी था। सिर्फ उस जमाने में इस तरह की फिल्में बना करती थी, वो टाइम और था, और लोग इस तरह से वीडियो के सामने खोल के नहीं बोलते थे। तो जो आपके दिमाग में इमेज बनती है कि सुभाष चंद्र बोस एक लेक्चर दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं, बी वेरी क्लियर कि रियल लाइफ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस या पंडित नेहरू जैसे मैं और आप बातचीत कर रहे हैं और फटाफट अपने व्यूज चेंज कर रहे हैं और हम चीज़ों को समझ रहे हैं, वो भी वैसे ही थे। सिर्फ ये कि उस जमाने में ऐसे लिखा और बोला नहीं जाता था, तो पब्लिक को नहीं मालूम चलता था। तो सुभाष बोस की लाइफ में तुम्हें खून दो आज़ादी दो, उसके अलावा बहुत कुछ है। सर आपको क्या लगता है कि पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ लेट्स जस्ट से अगर कल को नेताजी बाहर आते हैं पब्लिक डोमेन, बीइंग इन लिविंग अ सीक्रेट लाइफ, अगर वो अचानक से बाहर आते हैं, तो सर आपने बात की थी मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस टाइम पे सुभाष बोस ऑपरेट कर रहे थे, वो समय काल परिस्थिति जो थी वो आज से बहुत फर्क थी। जैसे आप जिस एज ग्रुप में हो, आपको पता ही नहीं कि हम लोगों ने बिना मोबाइल फोन के जिंदगी कैसे बिताई है। आप लोगों को तो हाथ में मोबाइल फोन है पिछले 5-8-10 साल से। आपको हमारी सोचिए कि हम जब आपकी उम्र थे, हमें मोबाइल फोन हमकी चीज नहीं थी। अब हमने पता नहीं कैसे जिंदगी निकाली है। कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट अ मोबाइल फोन, विदाउट इंटरनेट? वी हैड अ लाइफ विदाउट इंटरनेट। यस सर। सो वी हैड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ। एंड अब उसे भी आप 70 उससे पीछे चले जाओ, 70 साल पहले, 40 साल पहले पीछे चले जाइए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम हो रहा है, इतनी लड़ाई चल रही है, ऐसा दौर नहीं था जैसा खुला दौर है उस समय। तो सुभाष बोस की प्रॉब्लम ये हुई कि अंग्रेज जो थे वो यहाँ से नहीं जा रहे थे और ये लड़ाई चल रही थी फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। तो उनको ये लगा था कि हमको जो मौका मिला था पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि हाँ आपका एक आपके देश पे कब्जा करके एक फॉरेन पावर बैठी हुई है और सडनली दुनिया में और जगह लड़ाई शुरू होती है, तो इनके ऑब्वियसली वो वहाँ फंस गए हैं, तो उसका हम फायदा उठाएं। तो तब उन्होंने, अंग्रेजों ने हमारे को उस टाइम पे उन्होंने बोला कि हमारी लीडरशिप को कि अभी ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही है 1914 में, आप अभी हमारे अड़ंगी मत फंसाइए हमारे काम में। आपको हम लड़ाई जीतने के बाद में आपको हम डोमिनियन स्टेटस पकड़ा देंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया। और उसी को ध्यान में रखते हुए गुड फेथ में गांधी जी और बाकी लोगों ने उनकी बीच में अड़ंगा नहीं फंसाया, उनका सपोर्ट किया उनका कि आपने जो करना है हमारे आदमी को लेकर लड़ाई वड़ाई करवाओ। लेकिन उल्टा हमको उन्होंने जलियांवाला बाग दे दिया। मतलब एक मेटाफर है कि और भी गलत काम किया, उन्होंने नहीं फॉलो किया। तो कांग्रेस में जो ज़माने में फ्रीडम स्ट्रगल का जो मेन हमारा जो एंटिटी थी कांग्रेस पार्टी, उसमें एक और कांग्रेस और बाकी लीडर्स में एक यूनानिमिटी थी कि अगली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है तो हम ये गलती नहीं करेंगे। क्योंकि एक बात आप समझिए, जानिए कि हमारे देश का जो नेशनल इंटरेस्ट था 1940 में या 1930 में, वो ये था कि हम देश को आज़ाद कराएं। ये आपका नेशनल इंटरेस्ट था नंबर 1। वहाँ पे फिर वो जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है तो सुभाष बोस ने कहा कि अब मौका आ गया, हमें करना चाहिए। और वहाँ से जो नेताजी और महात्मा गांधी में जो डिवीजन जो हुआ और जो आज भी चलता आ रहा है कि गांधी भक्तों में और सुभाष बोस के सपोर्टर्स में क्या फ़र्क है। तो गांधी जी ने उस टाइम जाकर के अंग्रेजों के हमारे जो वॉइस रॉय थे उनको जाकर के बोला कि मेरा जो जीवन का जो ध्येय है दुनिया में शांति लेकर के आना है। तो आप किसी भी गांधी भक्त को पकड़ लो अपने, आप जहां आप रहते हैं दिल्ली में आकर के, तो वो दुनिया में शांति रहने की बात करेगा। तो उसका मतलब ये है कि सन 40 में तो उनके लिए वो प्रायोरिटी थी। गांधी जी के लिए दुनिया में शांति लाना नंबर 1 प्रायोरिटी थी। इंडिया इंडिपेंडेंस सेकेंडरी चीज है। बिल्कुल। और आज भी जो आपको गांधी भक्त मिलेंगे आपके वहाँ पे इंडिया में या दिल्ली में करके, वो उनको दुनिया में शांति लाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। उनको वो उनके जीवन का ध्येय है। वो किसी फौज की नौकरी नहीं करते हैं कभी। कितने गांधी भक्त फौज में गए हैं बताओ मेरे को? बिल्कुल सुना आपको? गांधी भक्त फौज में कोई नहीं जाता, वो तो बेचारे फौज के खिलाफ में। महात्मा गांधी बोल के फौज को डिसबैंड करना आप लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद में, उन्होंने की नहीं, तो गांधी जी को फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन रक्षा मंत्री सारे हमारे गांधी भक्त है, सारे के सारे। उसका मतलब ये कि खिचड़ी खाने के टाइम पे हम लोग आ जाएंगे, लेकिन बनाने के टाइम पे हम लोग वहां पे नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने 1940 में इन्होंने वही काम किया कि इन्होंने उल्टा कर दिया। वो बेचारा अकेला आदमी यहाँ से गया है। बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसने बहुत सफर किया लाइफ में जाकर। राइट सर। सिंगल हैंडेडली वो यहाँ से गया, वहां से उसने वो खड़ा किया। और इनका कोई इरादा नहीं था भारत छोड़ो स्टार्ट करने का। जब उसने वहां जाकर के ये हरकत स्टार्ट की जमनी, तो इनको लगे हम क्यों फालतू बैठे। मैं आपको बड़ी नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, रियलिटी है। मतलब दिस इज वेरी रियलिस्टिक, राइट?
यस, तब उन्होंने फिर वो वहाँ जाकर के वो आज़ाद हिंद फौज का जो पूरा वो हुआ करके, तब अंग्रेज जो थे वो हमारे देश को, जो मैंने आपको पहले बताया, जो राज कर रहे थे, वो अंग्रेज तो यहाँ बहुत थोड़े थे, यहाँ पे 4-5 हज़ार भी नहीं होंगे, पता नहीं कितने थे। वो भी बेचारे शिमला विमला में इतनी गर्मी में कहाँ रहेगा, अंग्रेज की जान निकल जाएगी। आज एसी तो था नहीं, एसी तो एयर कंडीशनिंग तो 55-56 के बाद में आया दिल्ली में, तो बेचारा अंग्रेज से मर जाएगा। हमारी जान निकल गई, हम लोग यहाँ पैदा, हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अंग्रेज कहाँ से बर्दाश्त करेगा। वो तो शिमला में जाके बैठा था, वो शिमला बैठे हैं, दार्जिलिंग में बैठे हैं, वो बैठ के ऑर्डर देते थे उनकी मारो। मारने के लिए हमारे गंगादीन बैठे हैं, हमारे राय बहादुर बैठे हैं, बहुत सारे, ये मारते थे जाकर के आपके हिंदुस्तानी। तो उन्होंने फिर वो तो उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट जो था अंग्रेजों का, जो जिसके बेस पे वो पूरे देश को चाहते थे, वो थी इंडियन आर्मी। तो उस सुभाष बोस की वजह से उस आर्मी में रिवोल्ट की नौबत आ गई, एंड दैट इज द रीजन दे डिसाइडेड कि हमें कंट्री छोड़ के चला जाना चाहिए। ये सब फाइलों वाइलों में सब दिखाई दे रहा है। तो वो जब वो जाने की बारी आई, तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने यहाँ पे 200 साल तक राज किया, अगर 200 साल तक मैंने कब्जा किया आपके शहर में, तो मैं जाने के टाइम पे कोशिश करूँगा कि मेरा कुछ होल्ड रहे वहाँ पे। फिर उनको चिंता ये थी कि वर्ल्ड वॉर 3 होने की नौबत है और हमारा पंगा रशिया के साथ में होगा, तो हमें इंडिया का वही आर्मी को यूज़ करना है, नहीं तो हमें अपनी फौज की मूवमेंट करने के लिए हमको स्पेस चाहिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दबा करके इंडिया में मिलिट्री मूव हुई है अमेरिकन की और इन लोग की। यस सर। इंडिया का बहुत अच्छा लोकेशन है, तो वो चाहते थे कि उनके ही लोग यहाँ पर, तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे इनको, और जो 15 अगस्त को जो पावर ट्रांसफर की है, वो उन्होंने उन्हीं गांधी भक्तों को दी है जिनके साथ बैठ के लोग चाय पानी पिया करते थे। जो सुभाष बोस तो उनका दुश्मन था, लेकिन ये तो गांधी जी तो उनके दुश्मन नहीं थे अंग्रेजों के, वो तो इकट्ठे बैठ के वो शाम को चाय पानी पी लेते थे। तो ये इनको पावर कर दिया। अब ये लोग जो पावर में आए हैं, मैं आपको आने का आंसर दे रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम होगी। ये इशू बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, और ये बिल्डअप हो रहा है 70। हाँ, तो ये 70 साल से कैंसर ग्रो हो रहा है, तो उसका कैंसर का इलाज ये नहीं कि मैं गोली खा के ठीक हो जाऊंगा रामदेव की सुबह सुबह। वो आपको पहले सर्जरी कराओगे, फिर आप कीमो में जाओगे, उसके बाद ठीक होगा भैया, ऐसे नहीं ठीक होता वो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 70 साल से बिल्डअप होती जा रही है। तो अब ये लोग जो पावर में आए, जो हमारे ऑफिशियल जो गांधी भक्ति जब पावर में आ गए, ये डोमिनेंट व्यू हो गया, इनको भी तो डिफेंड करना है कि हम पावर में क्यों आए। सबसे मशहूर नारा भारत में उस जमाने में यहाँ पे दिल्ली में था कि लाल किले से आई आवाज, सैगल डिल्लन शाहनवाज, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, और जैसे ही 47 इनको इंडिपेंडेंस मिल गई, तब कहते जी माउंटबेटन की जय हो। तब सब भूल गए ये लोग आईएनए वालों को। इनको ये डिफेंड करना था कि हम पावर में क्यों आए। तब इन लोगों ने एक ये स्टोरी फ्लोट करी, वो जो आपको मैंने बताया कि दे दी हमें आज, कि ऐसा कोई हमारा चमत्कार है पूरी दुनिया में हुआ है जो आज तक कभी हुआ नहीं, कि शांति के नाम पे हम लोगों ने अंग्रेजों से ये पावर हथिया लिया, उनको भगा दिया। इस कहानी के दो बहुत अच्छे, मतलब इसका जबरदस्त इसके एडवांटेज थे। पहला एडवांटेज ये है कि आपने अपने आप को दिखा दी कि हम सबसे मेन आदमी हम ही है। हमने अहिंसा, हमने धरनेबाजी की और ये चले गए। लेकिन इसका सेकंड पहलू ये था कि अंग्रेज की आपने इमेज अच्छी कर दी आप, कि साहब लोग तो बड़े अच्छे थे, हमारे कहने पे चले गए, कोई और नहीं जाता। तो अंग्रेजों को भी आपने इनडायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट दिया इस पे कि भाई आप भी बड़े अच्छे हैं, आप चले गए हमारे कहने पे। तो ये जो झूठ था, ये दोनों साइड को सूट करा। तो इन्होंने स्टोरी फ्लोट करी, उसको अंग्रेजों ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, खासकर बात के टाइम पे। और ये जो हमारे जो एलीट क्लास वाले हैं, हमारे फौजी भाई हो गए, हमारे आईसीएस वाले हो गए करके, इनका जो उस जमाने में खासकर ये जो हाई सोसाइटी के लोग थे, उनके जीवन का एक सिंपल ध्येय था उस जमाने में 1947, 48 और 50, 51, 52, 56 तक, कि मैं अपने बच्चे को लंदन में सेट कर दूं, विलायत भेज दूं किसी तरह से। वो जीवन का उनका ध्येय था, क्योंकि 1950-55 तक अमेरिका खुला नहीं था। अमेरिका खुला आपका 1963-64 में जाकर के। उसके बाद से इनका ध्यान अमेरिका में चला गया इनका, कि मेरे बच्चे को तो वहीं सेट करना है मैंने। सबके बच्चे वहीं भाग गए। आपको मुझे बैठ के ये जो बरकलाते हैं कि हिंदी मीडियम सीख, पंजाबी मीडियम सीख, खुद के लॉन्डन के अमेरिका में बैठे होते हैं। आपको मेरे को ये उल्टा चीजों में सारे ऐसे ही लोग। तो पूरी एलीट क्लास का ये माइंडसेट जो है वो वेस्टर्न है। सारे के सब लोगों ने, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे पंडित जी के कैबिनेट में जो मिनिस्टर थे, सारे गांधीवादी नेता थे, उनमें से एक का पड़पोतरा पोतरी मुझे दिखा दो, भारत में नाम चेंज कर दूंगा, सब लोग शिफ्ट हो गए यूएस अमेरिका में। महात्मा गांधी का आधा खानदान अमेरिका में पहुंच चुका है। तो सब लोगों ने वहीं जाना है, वहीं पे लोगों ने दुनिया रोटी अपनी जीवन बसाना है, वहीं जीवन था, तो सब लोग वहां जाने।
तो ये अंग्रेजों को नाराज नहीं करना चाहते थे। तो ये जो स्टोरी उन्होंने फ्लोट करी है अंग्रेजों को भी खुश करने वाली थी। उसके बाद में तो उन्होंने ये स्टोरी फ्लोट करी और उसके बाद में अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट हर साल इसको ढोल पीटने में होता है कि शांति से सब कुछ काम हो जाएगा। अंग्रेजों को भी, अंग्रेज को भगा दिया, हमारे पास ऐसी ताकत आ गई कि दुनिया में शांति से हम स्थापित कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे मोदी जी जाके स्टेटमेंट देते हैं उल्टी सीधी फॉरेन कंट्रीज में। अभी कहीं गए थे 2-3 साल पहले, ऑस्ट्रेलिया में गए थे, कहाँ गए थे, जर्मनी में, वहां जाके बोल कर आए कि दुनिया महात्मा गांधी के रास्ते पे चल के आतंकवाद को हराया जा सकता है। अगर महात्मा गांधी के रास्ते पे चल के आतंकवाद को हराया जा सकता है तो अजीत डोभाल साहब क्यों गए कश्मीर में? डोभाल साहब को नहीं भेजना चाहिए, तो डिग्गी राजा को भेजो, उससे बड़ा गांधी भक्त दुनिया में भी कोई नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि चाइना पे आप लोगों ने फौज में मारे बंदे मरवा दिए, ये दिल्ली में इनफैक्ट शांति सेना खड़ी कर दो वहां जाकर के। तो ये इस तरह के ये जुमले देते हैं। ये जुमलों का प्रॉब्लम क्या होता है, इसको मैं आपकी भाषा में समझाता हूँ। जैसे आप लोगों ने ये मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट देखे होंगे, हमारे टाइम पे बड़े फेमस हो गए थे क्योंकि एकदम से वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री शुरू होगी तो उन्होंने दबा के पैसा पूसा लगा के इंडियंस को जिता दिया ताकि यहाँ पे माल बेच सके और करके। उसमें आपको याद होगा जो भी कंटेस्टेंट्स आती हैं लड़कियां, उनको सवाल पूछते हैं कि आप क्या बनेंगी बड़ी होकर के। तो वो सारे हमारे टाइम बोलते थे कि हम तो मदर टेरेसा को फॉलो करेंगे। कोई कहती है मैं जर्नलिस्ट बनेंगे, तो जर्नलिस्ट कहाँ से बनेगी भैया? आप मिस वर्ल्ड में कंटेस्ट कर रहे हैं, तुम तो यू विल गो एंड अप बिकमिंग अ मॉडल, यू विल बिकम अ फिल्म एक्ट्रेस। कौन मिस वर्ल्ड में जाकर के जर्नलिस्ट की नौकरी करता है? दो तरह की नौकरी कौन करेगा? ये जुमले होते हैं बताने के लिए, शोशेबाजी, बड़ी बड़ी बातें की शांति लेकर के आएंगे, हम तो मदर टेरेसा को फॉलो। अरे सबको पता है यार, वो ग्लैमर का वर्ल्ड है, अच्छा काम है। आप जब वहां जा रहे हैं तो आप उसके बाद में आप मॉडलिंग करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, पर वहां पे सुनने में अच्छा लगता है। इस आप वो दुनिया में शांति लानी चाहिए। आपको नहीं पता होगा, जैसे हमारे टाइम पे एक बहुत मशहूर अंग्रेज सिंगर था जॉन लेनन करके, जिसने शांति जॉन लेनन का सर बहुत बड़ा फैन हुआ टू बी ऑनेस्ट। उनका सर गाना है, गाना है आई इमेजिन। हाँ, इमेजिन तो दुनिया की शांति के बारे में गाना है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जॉन लेनन का। आई एम ऑल्सो हिज फैन इन टर्म्स ऑफ हिज सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जो आदमी अपनी बीवी को घर से निकाल दे किसी और के बीवी के चक्कर में, किसी और लड़की के चक्कर में है, तो अपने घर में तो शांति ला सकता है, दुनिया में शांति कैसे लेकर आएगा? पहले अपने घर में शांति लेकर आ। I was not aware of this fact, to be honest. हाँ, तो उसने अपने तो घर में कलेश डाल दिया और दूसरे अपनी तो तुमने बीवी भगा दी, बच्चा को तुमने डिसोन कर दिया। आपने अपने घर में कलेश कर रहा, दुनिया में शांति तू कहाँ से लेकर के आएगा? भैया पहले अपने घर में देखो। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम ये हमारे हो गया। जैसे मैं कहीं गया था, मुझे याद है, मैं कहीं जगह पे गया तो वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइजर ने ना एक बड़ा होर्डिंग लगा रखा था, उस पर कहते कि विश्व शांति का हम हवन कर रहे हैं। तो उसको मैंने बोला उस जमाने की विश्व शांति रहने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब बैठे हुए हैं, तुम लोग पहले टॉयलेट में बैठने की तमीज तुम्हारे को सीख लो पहले कि बैठते कैसे हैं तुम बोर्ड के ऊपर, वेस्टर्न टर्न बोर्ड पे। पानी तुम्हारे पास में आता नहीं है, खाने को तुम्हारे पेट में रोटी है नहीं, जाके सड़क देखो हालत क्या है तुम्हारी यहाँ पे, और तुम दुनिया में शांति लेकर के आओगे। तो ये एक जुमले हैं जो ये 47 साल पहले उन्होंने हमारे को छोड़ दिए कि अपने खाने को रोटी पेट में हो ना हो, लेकिन दुनिया में शांति हम लेकर के आएंगे हिंदुस्तान के लोग। तो जिस दिन आप ये सच्चाई सुभाष बोस की बाहर निकालेंगे कि बॉस ऑफिशियली जब बोलेंगे भैया आज़ादी तो इसने दिलाई थी, राइट सर, और ये खीर खा गई ये, तो लोग बोलेंगे भैया ये हटाओ ये सब, ये जो आप अरबों रुपए का पैसा फूक रहे हो उसके नाम पे, ये दुनिया भर का ये फॉलो कुछ करते नहीं है। मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं गांधी जी के 1000 अच्छे पॉइंट्स है, लेकिन जो उनका जो सब कोर बिलीफ है, तो गांधी जी के बारे में 3 चीजें इंपॉर्टेंट आपका। पहली चीज है कि अहिंसा, उसमें साफ उन्होंने बोला कि आर्मी डिसबैंड होगी, तुम्हें कोई आर्मी की जरूरत नहीं है। साफ बोलें कि पाकिस्तान से आप लड़ाई नहीं करोगे, गांधी जी का आदेश है हमारे पे, आप उनसे लड़ेंगे नहीं। दूसरा आपका सच बोलना है, आपने ट्रुथ, सच्चाई, गांधी जी सच की बात बोलते हैं ना, सारे आपको ऐड है। तो ये आपने ये नेशनल ये क्यों लगा रखा आपने, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1921 का, आपने हटाओ इसको। सारे कैबिनेट की प्रोसीडिंग आप लाइव ब्रॉडकास्ट करो, दुनिया के सामने मिसाल दो आप, ऐसे होता है। हम सब चीज़ें खुल के बात करेंगे, हमें कुछ नहीं छिपाना, हम तो अपनी IB रॉ की सारी फाइलें पब्लिक को मार देंगे, हमें कुछ दिखाना, हम तो झूठ बोलते नहीं किसी, हम तो सच्चाई, शांति और सच्चाई के दूत हैं हम लोग। तो आप फॉलो तो करते नहीं उनको ढंग से। उन्होंने 50 और बातें बोली हैं, वो बेचारा मेडिकल साइंस के खिलाफ था, आपने मेडिकल कॉलेज खोल दी उनके नाम से। उन्होंने कहा कि जहाज में उड़ना बेकार है, वो आपने उसके हवाई जहाज पे आपने उनका नाम चेप दिया। तो जो बातें जो कह रहे हैं वो फॉलो तो करो उनकी।
सिर्फ ये बोलते रहना कि शांति आनी चाहिए, आनी शांति, तो मुझे पता है शांति आनी चाहिए, लेकिन आप उसके रास्ते को तो फॉलो करते नहीं। आपको आर्मी को डिसबैंड करो और देखो फिर कैसे शांति आएगी आपकी कंट्री में। अपने आप पाकिस्तानी से शांति आपके लिए आएंगे उसके बाद में, जैसे आपके वो अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया था या वो लेकर आया था मोहम्मद गजनी। तो इस तरह की वाहियात बातें ये लोग बैठ के जाकर के पैसे पब्लिक का फूक करके और ये जा के सुनाते हैं फॉरेन कंट्रीज में। जाइए सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए कि हम भारत की जो मिशन कॉन्सुलेट जनरल वगैरह फॉरेन कंट्री में किस तरह की वाहियात बातें बोलते हैं। मैं शिकागो में था अमेरिका में, तो वहाँ मैंने सुना कि कॉन्सुलेट वाला बोल रहा है कि वहाँ जाके ये गोरों को बरगला रहे हैं। उन्हें कहते हैं कि हमारी कंट्री में तो कोई ऐसी, हम लोग तो बिना लड़ाई के सॉल्व करते। मैंने भैया हमारी फौज खड़ी है यार, क्या बकवास कर रहा है अगर कि हम कुछ नहीं करते। हमारी इतनी सॉलिड आर्मी है यहाँ पे, उसको यूज करते हैं हम लोग। बिल्कुल सर। तो ये इस तरह, तो जिस दिन ये चीज बाहर निकल के आएगी लोग बोलेंगे ये हटाओ। लेकिन जो भारत की इलीट और रूलिंग क्लास है, जिनका शरीर दिल्ली में रहता है, आत्मा जिनकी घूमती है लंदन में और वहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में, वो इसको नहीं हो, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में नहीं है। उनके इंटरेस्ट में वही डबली बोलते रहो, गांधी 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 की बात करते रहो और वही जुमले छोड़ते रहो, तो वो क्लैश होगा नीचे। और सबसे बड़ी बात है कि जो रूलिंग क्लास है इसके फेवर में नहीं है, और वो नेताजी को, सुभाष बोस, इन चीज़ों को अंग्रेजों की निगाह से देखते हैं, और वो ये नहीं चाहते ये सारे गड़े मुर्दे खुल जाए, क्योंकि उनकी बदनामी होगी। इन्होंने क्या हरकतें करी हैं, आप निकाल लो उनके बायोडाटा कि बाप दादा तुम्हारे क्या 30 मार खा, तुम्हारे बाप दादा ने क्या हरकतें करी हैं। यस सर। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे अगर बाप ने या दादा ने गलत काम की सजा मुझे मिले, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरे बाप दादा ने गद्दारी की और मैं तुम बैठ के तुम उनके पैसे से मैं मैश करूं उसके बाद। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। और उसके बारे में कभी शर्म इजहार ना करूं कि मैंने गलत हुआ, ये प्रॉब्लम आ रही। सो इट विल गो वेरी डीप। So this is one part of it. There are multiple reasons because ये very complex situation, जो इशू 70 साल से चलता आ रहा है, उसकी मेरा पता है कैंसर एक दिन का प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन नहीं होगा। तो उस पर कोई पंगा लेना चाहता नहीं। और सबसे बड़ी बात जो पॉलिटिक्स की आती है, जैसे मैं अभी गवर्नमेंट हॉस्टाइल नहीं है, एनीथिंग अदर देन कांग्रेस कोई हॉस्टाइल नहीं है। आम आदमी पार्टी भी हॉस्टाइल नहीं होगी, वो सुन लेंगे। बीजेपी भी हॉस्टाइल नहीं है, प्राइवेटली पूरी ठीक बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिशियंस को एट द एंड ऑफ द डे, अब ये सिस्टम जो डेमोक्रेसी का बना हुआ है, अब बेचारा पॉलिटिशियन भी वोट के चक्कर में होता है। अब लोगों ने तो वोट उसके नाम पे देंगे ना कि अभी अब हमारे अभी खबर आई कि छत्तीसगढ़ में इलेक्शन लड़ रही है आम आदमी पार्टी, उन्होंने बोला कि हम आपको बिजली फ्री देंगे आपको। तो दैट इज व्हाट कंस्ट्रक्टिव थिंग। और यहाँ के देश के लोगों में इतनी ही देशभक्ति की भावना होती तो 2000 साल से हम लोग डंडे जूते क्यों खा रहे होते। बोलना बड़ा आसान है कि साहब वो तो हमारे पॉलिटिशियन चोर हैं, वहाँ के अमेरिका में कितने अच्छे पॉलिटिशियन है। आप अपने भी तो गिरेबान में झांक के देखो ना, आप में अगर इतनी महानता होती तो आप क्यों हारते। तो हमारी कलेक्टिव फेलियर है, जैसा यथा राजा तथा प्रजा, हम लोग एज ए सोसाइटी फेल हुए हैं। अब आप ठीक है बैठिए, और ये जो बार बार ये जो पब्लिक में इंप्रेशन क्रिएट कर दिया कि आम आदमी को अपनी रोटी के अलावा किसी से मतलब नहीं है, वो बात ठीक है कि मेरे को तो अपनी रोटी और अपने से मतलब है। आप देश में चाहे मुगल राज करे, चाहे पठान राज करे, चाहे अंग्रेज राज करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है बॉस। अब तो ये है, तो पहले से तो अब कम से कम ये है कि आज के दिन में इतना चेंज तो आ गया कि ये बात मैं खुल करके पब्लिक में बोल सकता हूँ, आपके सामने बोल सकता हूँ। 8-10 साल पहले बोलता तो लोग कहते पागल है साला, क्या बकवास करता है। लेकिन आजकल कम से कम ये रेसोनेट कर रही है, यंग लोगों में कर रही है। बिल्कुल और लोग, तो दैट इज अ डिफरेंस। तो मेरे को डर लगता है, मुझे लगता है कि ये सेटलमेंट तो हो जाएगा, सच्चाई बाहर निकल के आ जाएगी। लेकिन लगता है कि एक ऐसे टाइम पे आएगी कि मैं उसको एंजॉय करने के लायक नहीं, मरने के बाद या तो निकलेगा या फिर ऐसे टाइम पे निकलेगी हाथ तक नहीं चल रहे होंगे। तो वो बुरा लगता है ना कि जो भी हो यार, ऐसे टाइम पे कि उसको भी हम देख सकें। अब जैसे कई लोग थे मर गए, सब खप गए बेचारे, लोगों ने इतनी लंबी लंबी लड़ाई लड़ी, सब चले गए। हमको भी लगता है कि उनके जीते जी अगर हो जाए, सेटलमेंट हो जाए तो अच्छा लगे। अब अपना डर लग रहा है कि भैया हमारे फाइल तो निकल के आएंगी, आज ही तो कल, मेरे को पूरी उम्मीद है निकल के आएंगी। और मेरा विश्वास है कि विदेश से तो आ ही जाएंगी। बिल्कुल तो वो निकाल 10-20 साल बाद निकाल। सर यहाँ का प्रॉब्लम है कि ये गांधी भक्त जो ये अलाउ नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, ये ज्यादा टेढ़े आदमी है। सर आप क्या चाहेंगे कि लोग आपकी जिंदगी सर क्या सीख लें, देखा जाए तो आपकी जिंदगी से? यस सर, मेरी जिंदगी से कोई सीखने, मेरी किताब पढ़ ले और जो मैं काम करूँ उसे सपोर्ट कर। जिंदगी सीखने की कोई जरूरत नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन, this can be a very good answer which I expect from you. सर आपको क्या लगता है अगर ऐसी कंस्पिरेसी ना की होती बोस के अगेंस्ट, तो आपको लगता है बोस अगर प्राइम मिनिस्टर बनते तो हमारा पास्ट कैसा होता?
like whatever? देखियो अगर 1940 देखो उस आदमी ने वो आग में कूद गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अंग्रेज आपको छोड़ नहीं रहे थे, अमेरिकन ने प्रेशर डाला, अंग्रेज ने मना कर दिया हम ही छोड़ेंगे उनको। वो चर्चिल जो था गलत आदमी था, उसके बाद में जो एटली आया वो समझदार आदमी था, वो भी एक फैक्टर है कि उसने हमको छोड़ा कि उसका दिल और तरह का। चर्चिल सेठ सुभाष बोस से कभी नहीं मिला, लेकिन एटली उनसे मिल चुका था। मतलब कितना फर्क पड़ा ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि एटली और चर्चिल में बहुत फर्क था। लेकिन चर्चिल जो था वो एक निहायत कमीना किस्म का आदमी था, तो उसकी वजह वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस जमाने में, वो नहीं मान रहा था। तो सुभाष बोस जाकर के हिटलर के और इन लोगों के पास में लड़ाई करी, और वो जो है लड़ाई वो एक्सिस फोर्सेस हार गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आप समझिए, हम लोग जैसे बातचीत करते 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 आजकल बोलते हैं जैसे 71 की वॉर हो गई, 65 की वॉर हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। ऐसा नहीं है। 71 की वॉर, 65 की वॉर, 62 की वॉर, कारगिल वॉर, IPKF ऑपरेशन, व्हाटएवर, 47 का मिला दो, सब कुछ इन सारों को अगर इकट्ठा भी कर दोगे ना, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सामने स्कूल की पिकनिक भी नहीं है। उसका जो स्केल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, लोगों को पता नहीं प्रपोर्शंस की सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या था और वर्ल्ड पावर्स क्या होती हैं। जापान एयरक्राफ्ट कैरियर बनता था उस जमाने में, जो हम आज नहीं बना सकते उस साइज के। बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की एयरफोर्स में कोई अभी 700-800 जहाज हैं। डू यू नो हाउ मेनी प्लेन्स अमेरिकन हैड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर? अमेरिकन एयरफोर्स 42,000। माय गॉड। ठीक है जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिमाग से निकाल दो, बहुत बड़ी चीज है जिस लोगों को पता नहीं है किसकी बात कर रहे हैं वो लोग। हमारा देश 10 दिन से ऊपर की लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है। We cannot fight a war more than 10 days because we don't have the ammunition which can last more than 10 days. 15 दिन में तो लोगों के भूखे निकल जाएंगे देश में, और वो ऐसे देश हैं जापान, जर्मनी, इटली जो 4-4 साल तक लड़ाइयाँ लड़ने को राजी थे। राइट। एटम बम गिरने के बाद भी साले जापान लड़ने को राजी हो गए थे, उसके बाद भी नहीं मान रहे थे वो लोग। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंट टाइम। अब वो लोग लड़ाई हार गए। जो लोग लड़ाई हारे हैं, जिन जिन लोगों के साथ सुभाष बोस की फोटोग्राफ्स है, उसमें से कोई भी आदमी सेकेंड वॉर का बचा नहीं है। मार दिया गया, सुसाइड कर ली, या उसको ट्रायल लगा के वॉर क्रिमिनल बना के हैंग कर दिया। तो सुभाष बोस वॉज अ रेलिक ऑफ द एक्सिस ब्लॉक, और एक्सिस ब्लॉक की कोई 45 के बाद जो दुनिया बनी है उनका उसमें कोई स्थान नहीं था। तो अगर सुभाष बोस जीवित भारत में आ गए 51 में, मान लीजिए निकल आते या जो भी होता, उनको दुनिया की कोई ताकत, उनको ये जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं इंग्लैंड अमेरिका, उनको काम नहीं करने देते। तो ये बोलते थे, ये जो जिनको आपको मम्मी पापा बता रहे हैं, वो कहते थे कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, मैं निकलूंगा तो मेरी वजह से लोग, भारत के गरीब लोग बहुत तंग होंगे, दुनिया में प्रेशर आप पे, यूनाइटेड नेशन जो आप पे सैंक्शन लगाएगा, गरीब, मेरी वजह से भारत के लोग तंग पड़ जाएंगे, तो मुझे यही रहने दो, मैं देश के लिए काम कर। तो ये फीलिंग है, इसको इस तरह से बोलना। अब मैं बीच में सुनता था लोगों की बातें, तो लोग समझ रहे हैं कि ये कोई स्ट्रीट की फाइट चल रही है, अपना पता नहीं कि अपनी औकात क्या अपनी। तो हम देख कौन है हिंदुस्तान को दबा दे। आप ये फिल्म समझ रहे हो सनी देओल की, कौन है भारत को दबा देगा? अभी भूल गए भी कतार ने तुम्हारा किसी हवा निकाली है? और तुम चले हो 1960s में, जब 90% लोग क्या खाने की रोटी नहीं है। अब तुम पंगा लोगे अमेरिकन से उस जमाने में, या ब्रिटिश से, या दूसरी कंट्री से। जिस एक्सिस पावर्स का, हिटलर का, मुसोलिनी का, या जापान के लीडर्स का नाम वो सुनने को राजी नहीं है, उनका साथ में काम किया हुआ आदमी भारत का प्रधानमंत्री वो कैसे बनने देंगे? और आप क्या कर लोगे? कहते हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। तुम हो कौन भैया? वो आपको एग्जाम्पल दे रहे हो ना, कि 42,000 थी भैया जहाज उनके पास में। फिल्में देख के ज़्यादा चौड़े मत हो। बिल्कुल सर। तो ये बहुत से फितूर दिमाग में डाल दिए करके। ऐसा नहीं अंग्रेजों ने आकर के 5,000 अंग्रेज वर्सेस 1.5 लाख इंडियन, और 1.5 लाख को मार के गए हैं। बिल्कुल सर। उससे लेसन लो, समझो उनसे कैसे उन्होंने। और सर ये दिखाते हैं, फिल्मों में दिखा रहे हैं कि वो साम दाम दंड भी किया और ताकत भी थी। झूठ में मना रहे हैं अपने। तो वो प्रॉब्लम है। तो कि वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 50-60 का दशक क्या था, ये था वो था, उस समझना जरूरी है। यही चीज़ मैंने कहा ना आपको, जब आप बुक में या और जब पढ़ेंगे आपको अच्छा समझ में आएगा। अब उसी में यही कॉम्प्लेक्सिटी कोर्ट केस में आ रही है। कोर्ट में केस कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट का जजमेंट अगर फेवरेबल आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता।
Thank you so much, sir, for being on the show. It was a great honor, and I would love to shoot another one with you regarding your history, your life research, and we will talk about more important current topics in the country. Thank you so much, sir. It was an honor. So thank you very much, and God bless, and all the best for your career in law. And Thank you so much, sir. Thank you so much. Humble, sir. Humble. Thank you so much.